हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने पार्ट में हमने देखा है 2025 में जो आसाम स्लेट है उसका, आसाम में नहीं नॉर्थ ईस्ट जो स्लेट है उसका जो क्वेश्चंस है वो हमने देखा था। तो हम वही वाले क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने 11 क्वेश्चंस देख रखे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। स्लेट की तरफ से आंसर जो होगा वो शायद थोड़ा वेरी कर सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि स्लेट की तरफ से क्या आंसर की रिलीज़ किया जाता है। तो उससे पहले मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू के उससे मैं आपको आंसर्स बताने वाली हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऐसा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी आपको। तो 11 क्वेश्चंस हो गए हैं, ये 12 क्वेश्चन है और अभी आगे भी और क्वेश्चन बहुत सारे पार्ट्स में हम रिलीज़ करेंगे। तो बाकी पार्ट्स के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये है उसका है, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर कुछ क्वेश्चंस का डाउट अगर आपको इमीडिएट आपको आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम में भेजिए, मैं टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्शन पोटेंशियल इन ए न्यूरॉन इज अटेन्ड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। सो आपको पता होगा कि एक्शन पोटेंशियल हम कब स्टडी करते हैं, जब हम पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी में हमें एक्शन पोटेंशियल मिलती है पर्टिकुलरली तब जब हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स, फिर उसके बाद क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। तब हमें ये टॉपिक मिलती है। अब आपको पता होगा कि ये एक फैक्टर होती है सेल के इनसाइड नेगेटिव चार्ज वाली, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम का अमाउंट होता है। अब पोटेशियम, अब आपको सब सोच रहे होंगे कि ये प्लस है, इसको प्लस तो ये पॉजिटिव क्यों नहीं हो गया, है ना। आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये है कि पॉजिटिव पोटेशियम, अगर ये पहले से ये डिसाइडेड है कि पोटेशियम अगर अंदर रहेगी तो वो इतना ज़्यादा प्लस चार्ज को वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो वो सेल को क्या करती है, मोस्टली नेगेटिव ही रखती है, उसको इतना भी वो ओवर पावर नहीं कर देती है कि वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर पोटेशियम का यहाँ कुछ हद से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अगर पोटेशियम आ जाए तो मे बी देयर इज़ अ चांस कि वो पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग फेज में एक सेल कैसी रहती है, एक सेल ऐसी रहती है जिसमें अंदर नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, अंदर नेगेटिव चार्ज होती है। फिर इसके बाद क्या हो जाती है, जब कुछ भी हमें, ये रेस्टिंग फेज है, इसमें कोई सिग्नल पास नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई सिग्नल ना अंदर जा रही है ना कोई सिग्नल बाहर आ रही है, ये रेस्टिंग फेज है, ठीक है। इसमें सोडियम पोटेशियम अगर पंप है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, दिस इज रेस्टिंग फेज। अब रेस्टिंग फेज पे अगर कुछ हमें ट्रांसमिट करना हो, कुछ अगर सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना हो तो क्या होगा, इसके थ्रू, इस सेल के थ्रू होगा ट्रांसमिट, राइट। तो इस सेल के थ्रू अगर हमें ट्रांसमिट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये पोलराइज हो जाता है। डेट मीन्स कि ये जो होती है ना, ये अब जो पोटेशियम अंदर था, अभी वो पोटेशियम बाहर जाके क्या हो जाती है, सोडियम अंदर आ जाती है। अब सोडियम, ये आपको पता होगा सोडियम पोटेशियम पंप का केस। तो पोटेशियम अगर बाहर जा रही है तो सोडियम अगर अंदर आ रही है, तो सोडियम तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट करती है। तो ये रेस्टिंग फेज में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद सोडियम अगर बहुत ज़्यादा अंदर आ रही है तो फिर इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हो जाता है ये रीपोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है, ये रीपोलराइज्ड हो जाता है। इसमें इसके जो पोलराइज जो था, पहले ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया है, तो ये रीपोलराइज हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ही हमें क्या मिलती है, हमें एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलती है। अब एक्शन पोटेंशियल, अब ये भी कह सकते हैं कि सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर गया, यही इसी की वजह से होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोडियम के अंदर आने का रेट क्या होगा, वो ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी सोडियम जो यहाँ पे रेट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये थोड़ा क्लियर करके बताती हूँ। देखिए, ये देखिए, रेट ज़्यादा होने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, पहले यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव बाहर चला गया, जिसमें हम यहाँ पे पोटेशियम को हम नेगेटिव ही कंसिडर कर रहे हैं। पोटेशियम था वो बाहर चला गया एंड सोडियम अंदर चला गया, ठीक है, ये हमारा सीन है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 पोटेशियम बाहर गया, अगर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 6 सोडियम अंदर आया, ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे सोडियम एक्यूमुलेट तो हुई है, लेकिन उतना ज़्यादा सोडियम यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ट्रांसफ़र रेट अगर सोडियम और पोटेशियम का अगर सेम होता तो हमें इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सोडियम हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन अगर इसका ट्रांसफ़र रेट, अगर सोडियम का ट्रांसफ़र रेट अगर पोटेशियम से ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा, ऑब्वियसली रेट ज़्यादा है तो ये इस साइड वाला, ये जो
ये साइड वाला है ना पाथवे, ये थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, यहाँ पे बहुत तेज़ी से चलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोडियम एक्यूमुलेट होगा। तो पहले वाली कंडीशन क्या थी? पहले वाली कंडीशन थी कि यहाँ पे 6 सोडियम थे, 5 पोटेशियम थे, ठीक है। अब हमारा नया कंडीशन क्या हो गया? यहाँ पे नया कंडीशन पे हमने देखा कि सोडियम यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, सोडियम का रेट ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा आ रहा है तो सोडियम ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। यहाँ अगर 5 पोटेशियम जा रहा था, पोटेशियम में रेट में कोई चेंज नहीं किया हमने, सोडियम के अगर रेट ट्रांसफ़र का रेट में अगर हमने चेंज किया तो यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे? सपोज यहाँ पे 10 सोडियम अंदर आ गया तो यहाँ पे सोडियम बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्चुअल में रीपोलराइज होगा, मतलब प्रॉपरली रीपोलराइज हो जाएगा, जिसमें सोडियम का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब रीपोलराइज होगा, रीपोलराइज होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगी? एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, समझ में आ गया अभी हमें। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन्स इज अटेन्ड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस की वजह से हमें एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलती है। हमारा क्वेश्चन ये था। अब हमें तो ये पता चल गया कि किस वजह से मिलती है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में बोला गया है द रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ सोडियम आयन्स आर स्लोअर देन रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयन। ऑफकोर्स ये नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि रेट ऑफ जो सोडियम आयन है, ये जो सोडियम आयन है इसका रेट ज़्यादा हुआ, इसी वजह से हमें दिखा। अगर पोटेशियम का रेट ज़्यादा होता, पोटेशियम का रेट अगर ज़्यादा होता तो यहाँ पे क्या होता ना, यहाँ पे उतना पोलराइज नहीं होता। हाँ, यहाँ पे सोडियम होते लेकिन इतना ज़्यादा पोलराइज नहीं होता, ठीक है। मतलब रिपोलराइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे जो पोटेशियम है वो ऑब्वियसली बाहर एक्यूमुलेट होता, लेकिन पोटेशियम अगर ज़्यादा बाहर होती तो यहाँ इनर को हम इसमें नेगेटिव चार्ज ही स्टिल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन तो हमें नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन तो बिल्कुल द रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ सोडियम आयन आर स्लोअर बोला गया है, मतलब सोडियम अंदर स्लो आ रहा है। सोडियम स्लो आ रहा है मतलब अंदर सोडियम कम होगा, तो अंदर सोडियम कम होगा तो इससे तो अच्छे से रिपोलराइज नहीं हो पाएगा और एक्शन पोटेंशियल हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो इसलिए ए ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन, द रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ सोडियम आयन्स आर फास्टर देन द रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम। ऑफकोर्स ऐसा है, अभी हमने देखा कि सोडियम को ज़्यादा अंदर आना पड़ेगा तभी वो होगा ऐसा। तो बी कंडीशन तो हमारा ठीक है, करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, कांस्टेंट रेट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सोडियम आयन्स एंड पोटेशियम आयन। देखिए कांस्टेंट रेट अगर होता तो हमने बताया था, अगर कांस्टेंट रेट होता, इस केस में मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पे इस केस में कांस्टेंट, अगर ये वाला केस में था कांस्टेंट रेट, ठीक है। कांस्टेंट रेट में क्या होता, सोडियम एक्यूमुलेट तो होगा लेकिन उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होगा, जिसके वजह से हमें यहाँ पे सोडियम कम में देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमें उतनी देखने को नहीं मिलेगी। पॉजिटिव चार्ज उतनी देखने को मिलेगी मतलब एक्शन पोटेंशियल हमें अच्छे से देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी थर्ड वाले ऑप्शन में हमने देखा कि सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, कांस्टेंट रेट तो नहीं होगा। फिर डी वाला ऑप्शन बोला गया है द रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ पोटेशियम आयन आर फास्टर। देखिए यहाँ पोटेशियम आयन का इनफ्लो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ पोटेशियम आयन इनफ्लो नहीं होता। पोटेशियम आयन हमने कहाँ जाते हुए देखा है, पोटेशियम आयन हमने बाहर जाते हुए देखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन इस पे। अब कुछ लोगों को इस पे ये भी डाउट हो सकता है कि यहाँ पे हमने तो सोडियम पोटेशियम पंप हम जब पढ़ते हैं, जब हम सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं उसमें तो हमने देखा है कि हमेशा सोडियम 3 सोडियम बाहर जाता है, दो पोटेशियम हमें अंदर देखने को मिलती है। ये कंडीशन था हमारा, ठीक है। ऐसा तो होता है, लेकिन ऐसा ये एक्शन पोटेंशियल और सोडियम पोटेशियम पंप ये दोनों ही अलग चीज़ है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप एक पंप होती है और हम यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज जो ग्रेडेड जो सोडियम चैनल होता है ना उसके वजह से होता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिल्कुल उसके बेसिस पे होते हैं कि अंदर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है। मेम्ब्रेन सेल पोटेंशियल, मेम्ब्रेन का सेल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो उस पर क्या असर पड़ रहा है, उसे हम एक्शन पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कहते हैं। लेकिन जो सोडियम वाला होता है ना वो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, और वो जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना जिसमें हमें देखा था कि पोटेशियम अंदर आता है, ये किस कंडीशन में होती है, ये कंडीशन हमें मिलती है जब हम रेस्टिंग को हम जब स्टडी करते हैं कि अगर जिसमें पोटेशियम अगर अंदर ज़्यादा ला रहे हैं, पोटेशियम अगर अंदर ज़्यादा है तो वो नेगेटिव करके रखेगा। तो ये हम चीज़ किस में देखते हैं, इन द केस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। लेकिन जब हमें ये एक्शन पोटेंशियल देखनी होती है ना तो हमें एक्शन की जरूरत है, तो उसमें ऑब्वियसली हम सोडियम का अंदर आना ये सब देखते हैं, ठीक है। अब इसके वजह से हमारा ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी ये गलत हो गया, तो हम अपने करेक्ट ऑप्शन में पहुंच गए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही क्यों है। अब मैंने फिर से भी कहा है कि स्लेट का आंसर शायद वेरी करे, उनका मुझे नहीं समझ आता, बट आई जस्ट होप ये होना चाहिए, ठीक है।
होना क्या चाहिए, मैं तो श्योर ही हूँ, बट देयर इज़ अ चांस, मैं छोड़ देती हूँ थोड़ा सा चांस की 1-2% चांस की हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ या फिर कुछ, है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा डेफिनेशन जानने की ज़रूरत होती है कि ये डुप्लीसिटी थ्योरी ऑफ विजन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जिसको नहीं पता ना वो भी ये क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कर आता, क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम ने ये क्वेश्चन का आंसर सही कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो डुप्लीसिटी के बारे में बहुत बात बोली गई है, यहाँ डुप्लीकेट के बारे में बहुत बोली गई है। डुप्लीकेट का बात हम जब बोलते हैं तो इसमें हम 2 चीज़ों को कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए अगर किसी को कोई नॉलेज भी नहीं होती, वो अगर इस चीज़ को टिक कर देता तो आंसर सही हो जाता। अब मैं बताती हूँ कि डुप्लीसिटी थ्योरी में होता क्या है। ठीक है, ठीक है, डुप्लीसिटी थ्योरी आपको ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मिलेगी जब आप आई का पढ़ेंगे, या फिर आप किसमें सेल सिग्नल में भी मिल सकती है ये चीज़ें। ठीक है, तो ठीक है, डुप्लीसिटी थ्योरी ऑफ विजन ये क्या होती है, इस केस में आपको पता होता है कि एक नाइट विजन होती है, एक डे विजन होती है। ठीक है, अब जो डे विजन होती है उसमें मोस्टली क्या होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, नाइट विजन के लिए हम देखते हैं रॉड पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब डुप्लीसिटी, सिंस यहाँ डुप्लीसिटी बोलकर डुप्लीकेट बोला गया है तो 2 है, तो इस केस में क्या हो जाता है, नाइट और डे दोनों को ही हम कंसिडर करके विजन को जब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे क्वालिटी में जब लाना होता है ना, तो हम उस थ्योरी को बोलते हैं डुप्लीसिटी थ्योरी ऑफ विजन। मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ इसका। अब डुप्लीसिटी में क्या होता है कि डेफिनेशन अगर हम देखें, कि मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको, इंग्लिश में आपको तो गूगल अगर कहीं पे मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या होती है कि डे जो सिस्टम है और नाइट सिस्टम है, दोनों ही सिस्टम जब ऑपरेट करती है ना, तो उसे हम डुप्लीसिटी थ्योरी कहते हैं। अब नाइट सिस्टम को हम मेनली स्कोटोपिक कहते हैं, स्कोटोपिक कहते हैं। ये आपको वहाँ मिलेगी, प्लांट में भी मिलेगी, स्कोटोमोर्फोजेनेसिस, ठीक है, फोटोमोर्फोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो डे वाला जो होती है उसको हम कहते हैं फोटोपिक। ठीक है, फोटोपिक विजन कहते हैं। सो डे वाले में मोस्टली क्या करते हैं, ये कौन सा पार्टिसिपेट है, और नाइट वाले पे रोड साइड पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या करती है, कम लाइट ज़्यादा लाइट, ये सारे एडजस्टमेंट होती रहती है। ठीक है, ये दोनों ही जब हम ये चीज़ों को देखते हैं ना, कि इसमें 2 डिफरेंट सिस्टम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, और दो डिफरेंट, इसको हम क्या कहेंगे, विजुअल सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। 2 विजुअल सिस्टम क्या करते हैं जब पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 विजुअल सिस्टम मतलब कि इसमें स्कोटोपिक और फोटोपिक, ये दोनों ही जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डुप्लीसिटी थ्योरी ऑफ विजन। अब ये कहते ही हम देखते हैं कि देखिए फोटोपिक विजन ऑफ कलर, तो ये तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से यही थ्योरी की वजह से ना हमें दिन में वाइट और रात को ऐसे कुछ बहुत सारे यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी रोल आता है। ये एक बहुत ही इनडेप्थ टॉपिक हो जाता है, यहाँ मैं नहीं बताऊंगी। सो यहाँ देखिए फोटोपिक डुप्लीसिटी थ्योरी में हमें देखने को मिलती है कि फोटोपिक भी देखने को मिलती है, लाइट के प्रेजेंस थोड़ा सा लाइट के उसमें, और उसके बाद हमें स्कोटोपिक भी देखने को मिलती है। ये दोनों ही करेक्ट है, ये दोनों ही करेक्ट है। फिर उसके बाद विजन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, नहीं, लाइट के एब्सेंस का विजन हम यहाँ नहीं बताते हैं। ठीक है, अब ये दोनों है स्कोटोपिक और फोटोपिक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों ही अगर है तो हमें डी ऑप्शन करेक्ट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ इनपुट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर विजन इन इल्यूमिनेशन। यहाँ 2 काइंड्स ऑफ इनपुट के बारे में, किसके बारे में बताया गया है, स्कोटोपिक एंड फोटोपिक के बारे में बताया गया है। ठीक है, फॉर विजन इन डिफरेंट इल्यूमिनेशन। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डुप्लीसिटी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं, स्कोटोपिक एंड फोटोपिक। इसीलिए हम 2 काइंड्स ऑफ इनपुट्स ऑफ CNS फॉर विजन इन डिफरेंट इल्यूमिनेशन को हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब ये कंसिडर करने के लिए आपको यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। अब स्लाइड की तरफ से क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि उन्होंने क्या चूज़ करा होता है ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले 14 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो इनबॉर्न पैदाइशी मतलब जो एरर होती है मेटाबॉलिज्म का, उसके वजह से इनमें से कौन सा डिजीज़ होता है। तो एक एक डिजीज़ को देखते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म को आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, मेटाबॉलिज्म में आता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कि कुछ चीज़ का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। अब ब्रेक डाउन हो रहा है मतलब कि फॉर एग्जांपल X अगर Y में ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसमें कोई एंजाइम A इन्वॉल्व होगा। अगर ये एंजाइम की वजह से अगर इसमें कुछ भी डिफेक्ट हो रहा है तो हम उसको मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट के वजह से हम उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ जो X है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
मेटाबोलाइज होने का मतलब होता है कि इसका ब्रेकडाउन या फिर इसका फॉर्मेशन कुछ भी हो हम उसे कंसिडर कर लेंगे ब्रेकडाउन में, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे मेटाबॉलिज्म में। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड है उसका ब्रेकडाउन होने के वजह से, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि फिनाइल कीटोन्यूरिया हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें उस वजह से क्या हुआ था जिसमें हमने फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था टायरोसिन में, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था टायरोसिन में, ठीक है। तो उस फेज में अगर फिनाइल एलेनिन ब्रेकडाउन होकर किसी और में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा था तब हम उसको मेटाबॉलिज्म एरर की वजह से हम उसको कंसिडर कर लेते, ठीक है। यहाँ लेकिन कन्वर्जन का है तो कन्वर्जन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन या फिर एनाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा डिजीज मेटाबॉलिज्म की वजह से वो भी इनबॉर्न में ये होता है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि ये तो मेटाबॉलिज्म वाला जो बीमारियां हैं वो उनमें से कौन सा एग्जाम्पल आता है। तो सबसे पहले आपको ईच एंड एवरी बीमारी के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है कि ये हार्ट नर्व डिजीज़ क्या होती है, फिर उसके बाद टायरोसिनीमिया क्या होती है, सारे जो भी ऑप्शन है हमारे उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, तभी आप या फिर आप एक भी ऑप्शन जानते हैं जो मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ट नर्व डिजीज़ के बारे में कि यह हार्ट नर्व डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। देखिए हार्ट नर्व डिजीज़, आपको डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बताती हूँ ये हार्ट नर्व डिजीज़ किस वजह से होती है। ये अगर बॉडी कुछ चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, कुछ अमाइनो एसिड्स अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, या फिर ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्ब अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो हमें ये हार्ट नर्व डिजीज़ जो होती है। अब इसमें से अमाइनो एसिड में हम अगर प्रिसाइजली अगर अमाइनो एसिड बात करेंगे तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हम ट्रिप्टोफैन को कंसीडर कर सकते हैं या फिर कुछ और सारे अमाइनो एसिड जैसे कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जैसे कि हम एलेनिन भी कंसीडर कर सकते हैं। न्यूट्रल मतलब हम न्यूट्रल वाले अमाइनो एसिड्स को कंसीडर करेंगे जिसका कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड या फिर ट्रिप्टोफैन हम उसको कंसीडर करते हैं जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो आप मुझे बताइए क्या ये वाला ट्रांसपोर्ट नहीं होना और एब्जॉर्ब होना को हम मेटाबॉलिज्म में कंसीडर करेंगे। आपको हमेशा जानना है कि मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन क्या था, एक्स ब्रेक डाउन होकर वाई में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें ए अगर डिफेक्टिव है तो उसके वजह से ये वाला फॉर्मेशन रुक जा रहा है, ठीक है। तो उसमें होता है, लेकिन यहाँ तो ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्ब के बारे में बताया गया, तो क्या हार्ट नर्व होगा, नहीं होगा, हार्ट नर्व नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं टायरोसिनेमिया देखते हैं, ठीक है। टायरोसिनेमिया में क्या होती है, देखिए नाम से आपको पता चल रहा है इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू टायरोसिन, ठीक है। या तो टायरोसिन का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हो पा रहा है या फिर टायरोसिन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, कुछ तो दिक्कत है जो टायरोसिन से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसमें अगर हम कंसिडर करेंगे टायरोसिनियम में, इसमें क्या होती है कि जो टायरोसिन होती है ना इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होती है उसको ब्रेकडाउन करने के लिए वो यहाँ पे डिफेक्टेड होती है, ठीक है, डिफेक्टेड होती है। तो जिसकी वजह से वी सी दिस डिजीज टायरोसिनिमिया हम देखते हैं। अब डिफेक्टेड है मतलब कि इसमें ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। अब टायरोसिन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसमें मेटाबॉलिज्म के वजह से हो रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने इस ऑप्शन को तो हमने मान लिया है, डी तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक और देखनी है, ये गैलेक्टोसिमिया, नाम से ही पता चल रहा है गैलेक्टोज की ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। गैलेक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, तो गैलेक्टोज का ब्रेकडाउन अगर नहीं हो पा रहा है तो डेट मीन्स कि क्या यहाँ पे जो एंजाइम है वो डिफेक्टिव है, एंजाइम डिफेक्टिव है। अगर एंजाइम डिफेक्टिव है तो अगेन वी विल हैव दिस मेटाबॉलिज्म की वजह से डिफेक्टेड चीज। अब गैलेक्टोसेमिया भी आ रहा है, दैट मीन्स गैलेक्टोज का वो क्या हो रहा है, गैलेक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का डिग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि या तो एंजाइम कुछ म्यूटेटेड हो गया है या एंजाइम डेफिशिएंट हो गया है, इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन वाली बात ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म तो हमें अभी आंसर चूज़ करना है, यहाँ मेटाबॉलिज्म तो बताया गया है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए यूज़ हो गया है, लेकिन जो इनबॉर्न वाला है वो किसके लिए यूज़ होगा, इनबॉर्न दोनों के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंस हमें ये दोनों में से आंसर, अभी सिस्टिनोसिस इसके बारे में भी बता देती हूँ, फिर आपको बता दें कि फाइनल आंसर क्या होगा। तो अगर हम सिस्टिनोसिस का डेफिनेशन देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें सिस्टीन बोल के कुछ रिलेटेड है। तो इसमें क्या देखने को मिलती है हमें, जो सिस्टीन है ना, सिस्टीन जो अमाइनो एसिड्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, सिस्टीन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके वजह से हमें सिस्टिनोसिस देखने को मिलती है। अब सिस्टिनोसिस मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कहाँ से नहीं हो पा रहा है, ये लाइसोसोम जो होती है,
लाइसोसोम से सिस्टीन बाहर नहीं जा पाता। देखिए अमाइनो एसिड्स इट्स ऑल अबाउट यहाँ इधर से उधर उसका ट्रांसपोर्टेशन, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर ट्रांसपोर्ट या फिर एब्जॉर्व होने में कुछ भी डिफेक्टेड है, वी सी सम काइंड ऑफ डिजीज। तो उसी डिजीज़ में से एक है सिस्टिनोसिस डिजीज़, जिसके वजह से क्या होता है कि जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है ना, वो क्या होती है, वो लाइसोसोम से वो बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, जिसके वजह से हमें ये डिजीज दिखती है। क्या अभी ट्रांसपोर्टेशन है तो क्या ये मेटाबॉलिज्म में आएगा, ये नहीं आएगा, तो हम इस ऑप्शन को तो डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। ये दोनों हार्ट नर्व और सिस्टिनोसिस कैंसिल हो गया है। अब बचा गैलेक्टोसीमिया और टाइरोसीमिया। देखिए अगर हम अभी हमें पता नहीं है स्लेट क्या आंसर चूज करेगा, लेकिन एज पर माई नॉलेज ये दोनों ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रिसाइजली बोले जो मेडिकली जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कंडीशन है, वो होता है ये गैलेक्टोसीमिया। ठीक है, ये गैलेक्टोसीमिया बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट और मतलब अच्छा खासा इस पर रिसर्च हो रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये थोड़ा सा रेयर वाले कंडीशन में आ जाती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गैलेक्टोसीमिया को हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आंसर आई थिंक सी एंड डी दोनों ही होना चाहिए। अब लेट्स सी स्लेट क्या बोलता है। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला गया है कि कंटिन्यूअस वेरिएशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द ट्रेट इज एनकोडेड बाय। कंटिन्यूअस वेरिएशन आपको मतलब किस बारे में बोला गया है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बोला गया है। अब नाम से ही पता चल रहा है पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ आंसर हमारा बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जीन का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, अब हाई पेनिट्रेंस का अगर केस होता तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, डोमिनेंट केस मिलती है, मतलब ईच एंड एवरी जनरेशन में हमें वो एक्सप्रेस होते हुए दिखता। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब कि कंटिन्यूअस मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें हम देखते हैं क्या देखते हैं, छोटा हाइट, थोड़ा मीडियम हाइट, फिर थोड़ा सा और बड़ा हाइट, फिर उसके बाद टॉल, फिर बहुत ज़्यादा टॉल। यह हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, कंटिन्यूअस मिलती है। और नॉन कंटिन्यूअस क्या होती है, जो मेंडेलियन वाला होती है, उसमें क्या होती है, हमें सिर्फ दो ही कंडीशन मिलती है। अगर ए आया, या तो हमें ये वाला कंडीशन अगर एक्सप्रेस हो गया तो हमें टॉल देखने को मिलती है, और ये वाला कंडीशन एक्सप्रेस हो गया तो हमें ड्वार्फ कंडीशन मिलती है। हमें पॉलीजेनिक नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला कंडीशन में अगर ए ज़्यादा है, एक दो ए है, ठीक है, फिर दूसरे कंडीशन में एक ए है, फिर तीसरे कंडीशन में ए है ही नहीं, स्मॉल ए है, फिर दूसरे वाले कंडीशन में 2 स्मॉल ए है, तीसरे वाले कंडीशन में 3 स्मॉल ए है। तो ये वाला हो गया पॉलीजेनिक वाला। ठीक है, मल्टीपल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन दिस केस मैंने एग्जांपल, ये जीन्स का आप देख लेना, लेकिन ये मैंने बस एग्जांपल के तौर पे बताया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है। यहाँ ये नहीं होता कि दो ही होंगे, एक होता है टॉल, एक ड्वार्फ होता है, इसमें इंटरमीडिएट्स भी होते हैं। तो इसीलिए हम इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसमें पॉलीजेनिक मतलब ही कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस को होता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट इज ऑब्जर्व व्हेन द ट्रेट इज एनकोडेड बाय, यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन हमारा, मल्टीपल जीन। सिंगल जीन्स का नहीं होगा यहाँ पे कोई भी खेल। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं इसको इरेज कर लेती, लेकिन इरेजर शो क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो 16 वाला क्वेश्चन पे कहा गया है, यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट मार्कर एनालाइज्ड इन ए गिवन फैमिली शोड ए जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब कि यहाँ पे कुछ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन की गई है कुछ लोगों का, और उनका मतलब क्या होता है, फैमिली ट्री में उनको देखा गया है कि कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो किस किस को मिल रहा है, किस किस को बीमारी है, ये सब देखने के लिए ये चीज़ हुई है। ठीक है, ये 16 नंबर। तो इसमें हमने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर में, अब देखिए यहाँ पे जब ऐसे कंडीशन में आए ना, मार्कर, यहाँ पे मार्कर यूज़ करके हम इसको देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर है। तो ऐसे केस में आपको जहाँ भी डार्क केस मिले, यहाँ आपको डिसऑर्डर बोल के डिजीज कंडीशन आपको यहाँ पे कंसिडर कर लेनी है। तो ये पेरेंट 1 पेरेंट 2, तो पेरेंट 1 का यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के बाद, फ्रेगमेंट करने के बाद, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के बाद हमें ये मिला है। तो आपने देखा कि पेरेंट 1 इज डिजीज हियर, पेरेंट 2 इज नॉट डिजीज्ड। ठीक है, अब 1 2 में यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन होगा बी। अब ऑप्शन बी इसका सही आंसर क्यों है मैं आपको बताती हूँ। बेस्ड ऑन द डायग्राम व्हिच ऑफ द मार्कर शोज लिंकेज ऑफ द डिसऑर्डर, इस डिजीज का लिंकेज, ये कुछ मार्कर्स हैं B1 B2। ये B1 B2 देखिए, मार्कर का क्या सीन होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये है कोई किसी, ये पेरेंट 1 का डीएनए है, पेरेंट 2 का 1 का है, ये पेरेंट 2 का डीएनए है। अगर यही सेम फ्रेगमेंट, यही इतना साइज का फ्रेगमेंट, अगर ये थोड़ा लंबा कर देती हूँ, इतना ही साइज का फ्रेगमेंट अगर किड्स में दिखा, प्रोजेनी में दिखा, तो हम ये कंसिडर करेंगे वो इस पेरेंट से आया है। ठीक है, उतना ही साइज का फ्रेगमेंट। अब ये जो फ्रेगमेंट हमने स्टडी की है, इसको हम मार्कर कंसिडर करेंगे। ठीक है, मार्कर, तो यहाँ पे बहुत सारा मार्कर है, B1 B2 B3 B4। तो हमें देखना है कि
बीमारी का लिंकेज कौन सा मार्कर हमें शो कर रहा है? सबसे पहले हमने देखा कि P1 पे जो पेरेंट 1 पे जो है हमें वही डिटेक्ट करना है आगे वाले प्रोजेनी पे। तो पेरेंट 1 पे हमने देखा B2 और B4, B2 और B4 पेरेंट 1 के लिए है, ठीक है। तो B2 और B4 पेरेंट 1 के लिए होने की वजह से हम क्या कर देंगे, B2 और B4 को हम चूज कर लेंगे, B2 और B4 हमारा चूज होंगे। अब हमें देखना है कि B2 और B4 में से प्रोजेनी में कौन सा ज़्यादा जा रहा है, प्रोजेनी में जा रहा है, प्रोजेनी में डिजीज भी कॉज होना चाहिए, आपको ये भी देखना है। तो 1 में हमें डिजीज कंडीशन मिल रही है, 1 में डिजीज कंडीशन मिल रही है, मतलब 1 में कुछ तो, ये 1 है, 1 में हमें B2 दिख रहा है, तो ये रहा B2 1 में दिख रहा है। फिर B4 हमें क्या 1 में दिख रही है, नहीं दिख रही है, दैट मीन्स B4 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, ये तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब आगे वाले कंडीशन में देखते हैं, सेकंड कंडीशन वाले देखा हम, सेकंड कंडीशन में ये बीमार है, सेकंड कंडीशन में डिजीज है, तो हमने क्या इसमें B2 दिखा, हाँ ऑफकोर्स इसमें भी B2 दिख रहा है, क्या इसमें B4 दिखा, नहीं इसमें भी हमें B4 नहीं दिखने को मिला। फिर डिजीज वाला कंडीशन हम फिफ्थ को देखते हैं, फिफ्थ में देखते हैं क्या इसमें B4 मिला, नहीं मिला, इसमें भी B4 नहीं मिला। 6 में देखते हैं क्या इसमें B4 मिला, नहीं इसमें भी B4 नहीं मिला, हमें सब में B2 मिल रहा है सारे डिजीज कंडीशन में, और जिसमें B2 नहीं है वो डिजीज नहीं है। 3 और 4 में B2 नहीं है तो ये डिजीज नहीं है, ठीक है। P2 में B2 नहीं है इसलिए डिजीज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसका आंसर B2 कर लिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं और भी वीडियोस में बाकी पार्ट्स ले आऊँगी। अभी 16 हो गया है, 17 से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है। इसका आंसर B होगा, एंड अगर चैनल पसंद आए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।